अस्सलामु अलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? रेड विद अक्सर में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ कसस बाय मुस्फिरा जुबैर का सेकंड एपिसोड लेकर। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। 2 साल कबल वो यूनिवर्सिटी से 2 हफ्तों के लिए वापस आई थी जब सालाना नीलामी होती थी। हवेली ऐश व इशरत से ढकी हुई थी। मेहमानों की तैयारी के लिए मुलाजिम हर जगह चक्कर लगा रहे थे। उसने घर के नीचे की तरफ जाने वाली लिफ्ट पर नजर डाली। वहां लड़कियों को कमरों में रखा जा रहा था और वहां ही नीलामी होगी। लेकिन वो इससे पहले सिर्फ 2 बार वहां गई थी। लेकिन ये देखने के लिए काफी था कि जिस घर को वो अपना घर कहती थी उसके नीचे क्या हौलनाक चीजें होती रही थी। आज रात मुझे शर्मिंदा मत करना, सद्दाम साहब ने अचानक उसके पीछे आते ही कहा था। वो उनका सामने की जानिब मुड़ी। वो चारकोल ग्रे 3 पीस सूट में मलबूस थे। उनके सियाह बाल और दाढ़ी स्टाइल किए गए थे और आंखों में पुरइसरार और खतरे की झलक वाज़ेह थी। क्या मेरा होना जरूरी है? उसने बिगड़ी बच्ची की तरह बोला। जी हाँ, उन्होंने उसे ठंडे लहजे में जवाब दिया था। वो कंधे उचकाकर उनके साथ लिफ्ट की जानिब चल पड़ी। इससे ज्यादा मैं नादिया और सारा के साथ पार्टी जाना पसंद करूंगी। सद्दाम साहब ने लिफ्ट को चलाने के लिए अपना कार्ड डाला और दरवाजे खुल गए। फिर जब वो अंदर दाखिल हुए तो उसकी निगाहें सुर्ख फ्लोर लेंथ काउंट पर जम गई, जिसकी तरफ एक आस्तीन थी और एक कंधा नुमाया था। नफासत से जोड़े में समेटे बाल और चेहरे के अतराफ में गिरती 2 लटों के साथ उसने कानों में हीरे पहन रखे थे। अब तुम्हारी ट्रेनिंग मुकम्मल हो रही है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बिजनेस में शामिल हो जाओगी। नहीं, उसने उनको एक मीठी मुस्कुराहट दी। जितना वक्त मेरा वो बेकार चीजें सीखने में जाया हो रहा है, मुझे थोड़ा रेस्ट तो करने दें। ट्रेनिंग थका देने वाली है। मुझे लगता है कि मैं इस अजियत के लिए 2 साल की छुट्टी की हकदार हूँ। इतनी बिगड़ी हुई लड़की मेरी बेटी कैसे हो सकती है? उनकी निगाहें उस पर टिकी हुई थी। लिफ्ट के दरवाजे सरकते हुए खुले, जिससे कमरे की वस्त में एक गोल साइज स्टेज के साथ एक चेम्बर जाहिर हुआ। बोली लगाने वाले स्टेशनों वाली कुर्सियां पोडियम के गिर्द आधे चांद के दायरे बना रही थी, जहाँ लड़कियों की परेड की जाएगी। लापरवाही से कंधे उचकाते हुए वो सुनसान जगह चली गई। ये तो आपको मुझे पैदा करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम ठीक कह रही हो, मुझे सोचना चाहिए था। लेकिन जैसे तुम अभी हो, मैं भी ऐसे ही जवान और बेवकूफ था। सद्दाम साहब के तासुरात गुस्से से सख्त हुए और फिर उन्होंने तंज किया। देखा आपने, मैं भी आपकी ही तरह हूँ। वो उस पर दोबारा मुस्कुराई, जिस पर उसे तंबी की एक निगाह से नवाजा गया। और फिर जब मेहमान आना शुरू होते गए तो सद्दाम साहब के करीबी दोस्त और दाएं हाथ वाले आदमी खालिद के जरिए सब नीचे आने लगे थे। जब वो एक के बाद दूसरा कमरा भरते हुए देख रही थी तो उसके चेहरे पर तल्खी उतर रही थी। इंसानियत के ढेर को जमा होते देखकर उसके सीने में नफरत कांपने लगी थी। काश वो उन सबको एक ही झटके से खत्म कर सकती। लेकिन ये जानते हुए कि ये एक नामुमकिन काम था, वो अभी रेवन का नहीं बल्कि शनाज बेटी का किरदार अदा कर रही थी। जल्द ही बोली लगने वाली थी, इसलिए सब अपने रिश्ते संभालने लगे। और फिर नीलामी शुरू हुई। जब नौजवान लड़कियों और लड़कों की परेड शुरू हुई तो उसका दिल खून से रंग गया। लेकिन जब आखिरी लड़की को नीलामी के लिए पेश किया गया तो उसके सीने में तनाव बढ़ गया था। वो ऐसी थी जैसे कांच की गुड़िया हो, मगर किसी को कहाँ मालूम था कि कांच उस वक्त तक नाजुक होता है जब तक वो टूटे नहीं। टूटने के बाद वो सिर्फ खतरनाक हुआ करता है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने बोली की बुलंदी को जब तक सुना जब तक वो 1 करोड़ 5 लाख में फरोख्त हो गई। फिर उसकी तवज्जो उस शख्स की तरफ मबजूल हुई जिसने अभी लड़की को खरीदा था। और सद्दाम साहब के करीब झुकते हुए उसने पूछा, आप इस कीमत से खुश हैं? तुम शायद अगले 3 हफ्तों में ये सब खर्च कर लोगी। उन्होंने बमुश्किल उस पर एक निगाह डाली। अगर मैं कर लूं तो बुरा नहीं मानिएगा, उसने खोखला सा कहका लगाया। ये लोग कौन है? उसने अपनी निगाहें मेहमानों पर जमाए रखी। ज्यादातर बिजनेसमैन हैं और मिलेनियर्स की बोर्ड वाइफ्स हैं। खुशकिस्मती से सद्दाम साहब ने उस शख्स की जानिब इशारा किया जिसने अभी लड़की को खरीदा था। हाशिर अब्बास कंस्ट्रक्शन में है। वो अपने गुलामों को उस जदीद तरीन इमारत के नीचे दफन करने के लिए जाना जाता है जो तामीर करता है। सद्दाम साहब उसे देखकर मुस्कुराए थे। उसके रगों में खून ठंडा होने लगा, लेकिन वो किसी तरह अपनी अदाकारी जारी रखने में कामयाब हो रही थी। वो हाशिर अब्बास का पीछा करके उसके गेस्ट हाउस पहुंच गई, जहां वो सिर्फ 2 दिन के लिए रुका हुआ था। उसके पास लड़की को आजाद करने के लिए सिर्फ 2 दिन थे। उसके बाद वो हमेशा के लिए खो जाएगी। उसका दिल सीने में तेजी से धड़क रहा था। जब वो उस हवेली की दीवार पर चढ़ रही थी, वो काली जींस, लंबी बाजू की कमीज, जूते और दस्तानों में मलबूस थी, जो उसके इर्द गिर्द अंधेरी रात के साथ घुल मिल रहे थे। ऐसा मेकअप भी करा हुआ था जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वो 50 की ही दहाई में हो।
सियाह बालों वाली विग के साथ वो आसानी से पहचानी नहीं जा सकती थी। घर के पिछले हिस्से की जानिब चलते हुए उसका जिस्म पसीने से तर हो रहा था। मेहरा, तुम ये कर सकती हो। ये वही वक्त है जिसकी तुम सालों से तैयारी कर रही थी। जब उसने दरवाजे के बाहर दो गार्ड्स को देखा तो खामोशी से उनके करीब हो गई, आगे बढ़ी और हवा में छलांग लगाते हुए पहले अपनी टांगों से गार्ड की गर्दन को गिरफ्त में लिया, और जैसे ही उसे जमीन पर पलटा तो उसके गर्दन से तसल्ली बख्श क्रैक सुना। जब वो अपने पांव पर उतरी तो उसका जिस्म चमकती हुई टाइलों पर रगड़ा था। कौन है, कौन है वहाँ? दूसरे गार्ड ने अपने बंदूक निकाली और उसके बाएं जानिब बढ़ने लगा। एकदम ही गार्ड ने खामोशी से गोली चलाई। रेवन, वो बर्फ सा मुस्कुराई। फिर जोरदार मुक्का गार्ड की नाक से टकराया था, लेकिन इतना जोरदार भी नहीं था कि हड्डी को उसके दिमाग में वापस ले जा सकता। वो लड़खड़ाया, लेकिन अपना तवाजुन उसी तरह संभाले रखा। जैसे ही मेहरा ने उसके जबड़े पर जोरदार मुक्का मारा, एक और गोली चलाई जिससे उसके दाएं टांग 1 इंच के फासले से बची थी। उसके कंधे को पकड़कर उसने अपने जिस्म को उसके पीछे झपटने के लिए ठोस फ्रेम के तौर पर इस्तेमाल कर रखा था, और फिर पीछे से वो अपना बाजू उसके गले में और अपनी टांगों उसके कमर के गिर्द गिरफ्त में ली। उसने अपनी गिरफ्त मजबूत कर रही और गार्ड की हवा की सप्लाई बंद कर दी। करा के साथ वो घुटनों के बल गिर गया और फिर उसने मेहरा के सर को टाइलों पर दे मारा, लेकिन उसने अपनी गिरफ्त ढीला नहीं किया था। सिर्फ एक लम्हा लगा था उसकी आवाजें खामोश करने में। फिर उसका बेजान जिस्म लड़खड़ाता हुआ जमी बोस हो गया। उसको अपने ऊपर से हटाते हुए उसने अपने बंदूक पकड़ी और उसकी पेशानी पर नाल रख दिया था। मेहरा ने ट्रिगर खींचा। उसने गार्ड का हथियार उठाकर उसने उसे अपनी पुश्त के पीछे रख लिया। स्लाइडिंग दरवाजा खोलकर उसने घर के अंदरूनी हिस्से में कदम रखा। एक गार्ड लोन से उसके दाएं तरफ दौड़ता हुआ आया। उसने जल्दी से एक गोली चलाई जो उसकी गर्दन में जा लगी। फिर इधर एक और गोली गार्ड के सीने में उतारी जो जीने अबूर करता हुआ नीचे आ रहा था। मैगजीन चेक करने पर यह नोट करते हुए कि उसके पास सिर्फ 7 गोलियां बाकी थीं। मैगजीन को दोबारा अपनी जगह पर लगाते हुए वो जीनों की जानी भागी और तेजी से जीने चढ़कर दूसरी मंजिल तक बढ़ी थी। कमरों की तलाशी लेते हुए उसने सोचा कि हाशिर सिर्फ 6 गार्ड्स रखने के लिए कितना बेवकूफ था। बाकी 2 घर के सामने तैनात थे और वो जानती थी कि ये सिर्फ कुछ देर की बात थी। बहुत जल्द उन्हें ये एहसास हो जाएगा कि कुछ तो गलत हो रहा था। बेडरूम में पहुंचकर जब उसने दरवाजे को लात मारकर खोला तो अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। हाशिर लड़की को गला घोटने में मसरूफ था। लड़की को जबरदस्ती बरहना करने की कोशिश कर रही थी, जिससे उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। जिस्म के निशान बता रहे थे कि उसे मारा पीटा गया है, लेकिन उसकी हालत से लग रहा था कि उसको आने में देर नहीं हुई थी। हाशिर ने अपना रुख मोड़कर मेहरा पर जहर आलूद निगाह डाली, जैसे वो 18 साल से ज्यादा उम्र की नजर न आने वाली लड़की के साथ ज्यादती और बदसलूकी करते हुए पकड़े जाने पर शदीद तेज में हो। मेहरा को पहचानते ही उसकी निगाहें हैरत से फैल गई थी और फिर उसने हाशिर की आंखों के दरमियान एक गोली मारी। उसका जिस्म उस लड़की के ऊपर गिर गया जो इतने सदमे में थी कि आवाज भी नहीं निकाल पाई। बिस्तर के जानिब भागते हुए उसने हाशिर के जिस्म को पकड़ा और उसे जमीन पर फेंक दिया। मासूम सी लड़की को बिखरी हुई हालत देखकर लम्हे भर को उसका दिल हलक में आ गया था। हमें यहाँ से निकलना है। उसे पहले नहीं आने का बहुत अफसोस था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके वो अल्फाज सुन नहीं रही और सदमे की शिकार लड़की को उस चीज का इल्जाम भी नहीं ठहरा सकती। उसने पास पड़े हुए बैग से हाशिर के कुछ कपड़े निकाले और जल्दी से उससे बटन वाली कमीज पहना दी ताकि वो ढांप जाए। हमें जाना होगा, चलो, उसने लड़की को खड़ा करते हुए कहा था। अपने बाएं हाथ से उसका बाजू पकड़कर मेहरा ने बंदूक उठाई जिसे उसने बिस्तर पर रखा था और फिर लड़की को लेकर कमरे से बाहर बढ़ गई। जिस लम्हे उसने सहन में कदम रखा वो उस लड़की को बचाने के रास्ते में आने वाले हर शख्स को मारने के लिए तैयार थी। उसे अपने पीछे खींचती जब उन दोनों ने जीने उतरना शुरू किया और जैसे ही सामने के दरवाजे पर पहुंचे तो उसने कहा, मेरे पीछे रहो, अगर कुछ हो जाए तो यहाँ से भाग जाना। मेहरा ने जब उसको अपने करीब होते हुए महसूस किया तो उसने उसके बाजू को तसल्ली के लिए थपक दिया। सामने का दरवाजा खोलकर उसकी निगाहों ने दूसरे 2 गार्ड्स को तलाशा। एक ने दीवार के पीछे उसके दाएं जानिब कवर लिया और जैसे ही वो दीवार के पीछे से झांका उसने गोली चला दी। उस लड़की को अपने साथ खींचकर घर से बाहर निकाला और जीने उतरकर ड्राइववे की जानिब बढ़ी तो उसने दूसरे गार्ड्स को दरवाजे से आगे देखा। ये वो गलती थी जो बहुत से अमीर लोग करते थे, वो बेवकूफ़ों को काम पर रखते थे। मेहरा ने 2 गोलियां चलाई और जैसे ही उसका जिस्म जमीन बोस हुआ उसने बंदूक को एक तरफ फेंका और दूसरा हथियार अपने पीछे से खींचा। गार्ड हाउस की जानिब भागते हुए उसने गेट खोलने के लिए बटन दबाया और फिर लड़की को घर से बाहर ले गई।
जहाँ 2 दिन पहले ही खरीदी हुई बगैर नंबर प्लेट की वैन खड़ी थी। उसने लड़की को मुसाफिर की नशिश पर धकेल दिया और एक बार जब वो स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठकर और तेजी से कराची एयरपोर्ट की जानिब गाड़ी चलाने लगी तो उसने कुछ सुकून की सांस ली। वो घर से सद्दाम साहब को वापस कैलिफोर्निया जाने का कहकर निकली थी और उस लड़की को अकेले इस शहर में छोड़ने का मतलब वापस सद्दाम साहब के हवाले करना था, क्योंकि अब तक उनको उस लड़की के फरार होने की खबर मिल चुकी होगी। इसलिए कुछ दिनों के लिए उसे अपने साथ मुल्क से बाहर ले जाना ही बेहतर था। उसने एयरपोर्ट पर मौजूद अपने आदमी को फौरन ही जाली पासपोर्ट तैयार करने का कह दिया था। मेहरा ने उसकी तरफ देखा जो दरवाजे के साथ लगी हुई हिचकियों से रो रही थी। तुम अब महफूज हो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा रही हूँ जहाँ से तुम इलाज के बाद वापस अपने घर जा सकती हो। आप कौन हैं? आखिर में उसने मेहरा की तरफ अपनी निगाहें उठाई। एक दोस्त। आपने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि मुझे तुम किसी की याद दिला रही हो। किसकी? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। मेरी। मेहरा चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली। उसने अपने जवाबात को मुख्तसर रखा क्योंकि वो उसे अपने बारे में ज्यादा मालूमात नहीं देना चाहती थी। एयरपोर्ट के पूरे रास्ते उनके दरमियान खामोशी छाई रही और मेहरा हवा में कांपते हुए उसके दर्द को महसूस कर सकती थी। सिर्फ कैलिफोर्निया की फ्लाइट के आधे रास्ते में उसने सरगोशी की। मैं रानीन हूँ। मौजूदा कहानी। हल्की हल्की धुंध ने शहर की बुलंद इमारतों को जैसे किसी राज में लपेट रखा था। सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ था और मौसम में एक ठंडक सी बसी हुई थी। खतीर ने गाड़ी चलाते हुए खिड़की नीचे की। ठंडी हवा के झोंके ने उसके बालों को बिखेर दिया। आज का दिन दिलचस्प होगा, मुझे लग रहा है, जरगम ने हौले से मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? खतीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। क्योंकि आज तुम काफी खुश नजर आ रहे हो। वैसे रात को किसकी प्रोफाइल स्टॉक कर रहे थे? जरगम ने हंसते हुए कहा था। क्या फजूल बातें कर रहे हो? खतीर ने मसनूई गुस्से से उसे घूरा। सब जानता हूँ। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि मशीन को भी कोई पसंद आ सकता है। जरगम ने सरेंडर में दोनों हाथ ऊपर उठाए थे। उसने खिड़की से बाहर देखा, एक गहरी सांस खारिज की और खुद से सवाल किया, ये सब कितना इत्तेफाक था, या फिर ये वाकई कोई कहानी बनने जा रही थी। गोलोना कॉफी का कप लेने के लिए काउंटर की तरफ बढ़ी, अपने सर पर चश्मा चढ़ाते हुए। मेहरा उसके साथ खड़ी थी। मैं वो वाली ट्राई करूंगी जिसमें कैरेमल फॉर्म है, गोलोना ने कहा और मेहरा सर हिलाते हुए एक तरफ खड़ी हो गई। जैसे ही गोलोना ने कप उठाया और पलटी, वो किसी से बुरी तरह टकरा गई। कप से कॉफी का ठंडा मशरूब किसी के कपड़ों पर गिरा था। ओह, आई एम सॉरी, गोलोना ने घबरा कर कहा और फौरन काउंटर से टिश्यू उठाए। सामने खड़ा शख्स लम्हे के लिए जैसे साकित रह गया था। वो शख्स जिसकी शक्ल कुछ मानूस सी लग रही थी। खतीर ने उसकी जानिब सरसरी निगाह डाली। कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा। उसकी आवाज में नरमी सी मुस्कुराहट थी, लेकिन गोलोना का दिमाग फौरन गड़बड़ा गया। वो सोचने लगी, ये वही शख्स तो नहीं जो एयरपोर्ट पर था। आप आप तो वही हैं एयरपोर्ट पर जो, गोलोना ने कदरे हिचकिचाते हुए कहा और उसका चेहरा सुर्ख हुआ। जी वही, खतीर ने मुख्तसर सा मुस्कुराया। उसी लम्हे जरगम जो थोड़े फासले पर खड़ा था, खतीर और गोलोना की जानिब देखकर मायने खेज मुस्कुराहट होठों पर ले आया। लेकिन जैसे ही निगाह मेहरा पर पड़ी तो मुस्कुराहट हैरत से पल भर को फीकी पड़ी, लेकिन अगले ही लम्हे संभल गया। मेहरा जो अब तक खामोशी से खड़ी थी, उसकी मुस्कुराहट देखकर जरा सा झुंझला गई। उसने पहले जरगम को घूर कर देखा, फिर गोलोना और खतीर की तरफ, जिनके बीच खामोशी की एक अजीब सी लकीर खिंची थी। ये कौन था? मेहरा ने धीमी सी सरगोशी में गोलोना से पूछा। एयरपोर्ट पर उन्होंने मेरी मदद की थी, गोलोना ने हल्के से कहा, मगर उसकी नजरें अब भी खतीर पर रुकी हुई थी, जो अपना कप थाम कर जरगम के साथ बैठने के लिए पलट गया था। अब उसे इत्तेफाक कहूँ या तकदीर? जरगम ने बैठते ही खतीर की जानिब झुककर शायद से कहा, अपनी मौत कहो। खतीर ने एक लम्हे जरगम को देखा और फिर उसे घूरती मेहरा को। मेहरा ने आंखों ही आंखों में जरगम खामोश रहने का इशारा कर दिया, जैसे कहना चाहती हो, एक लफ्ज और बोला तो तुम्हारी कॉफी तुम्हारे सर पर होगी। खतीर जरगम को एक नजर देखकर खफीफ सा मुस्कुराया और दोबारा कप से नजर हटा ली। गोलोना अब भी अंदर से थोड़ी उलझी हुई थी। वो मंजर, वो चेहरा और अब फिर यही शख्स। दिल में हल्की सी खिंचाव थी, मगर वो खुद को यही कहकर तसल्ली दे रही थी कि शायद वहम है। और मेहरा, उसकी निगाहों में सवाल थे। ये मानूस चेहरे वाले आदमियों को उसने कहाँ देखा था और ये इत्तेफाक कितना सच्चा था? कमरे में खामोशी थी, सिर्फ बाहर से आती हुई शाम की आजान की आवाज और बीच बीच में चलती वीडियो कॉल की गूंज रही थी। गुल्लो, एक तस्वीर तो भेज दो, तुम्हारी भांजी कह रही थी कि खाला याद आ रही है। गुल्लोर ने कैमरे के उस पार से कहा। चेहरे पर हल्की सी थकन मगर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट थी।
मरियम और आमना को मुझे वीडियो कॉल पर ही दिखा देना। गोलोना ने चाय का कप हाथ में लेते हुए कहा। यहाँ सुबह के 7:30 हो रहे हैं, कितनी बार बताऊं, गनी और बच्चे 5 साल इस पर ही निकल चुके होते हैं। गुलनूर ने घड़ी देखते हुए जवाब दिया। अच्छा ना, भेज रही हूँ। गोलोना ने लापरवाही से मोबाइल उठाया, फ्रंट कैमरा ऑन किया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक तस्वीर खींच ली। वही पीली फ्रॉक जो उसने कॉफी शॉप जाते वक्त पहनी थी, बाल पोनी में समेटे हुए, कानों में छोटे से टॉप्स और पीछे सफेद पर्दा। अरे हाँ, याद आया, मैंने एक रिश्ता देखा है तुम्हारे लिए। गुलनूर ने तस्वीर देखते हुए कहा। नहीं ना आपी, प्लीज फिर से। गोलोना ने फौरन बोलते हुए सर को पीछे गिरा दिया। कब तक अकेली रहोगी? गुलनूर ने नरमी से पूछा। अकेली नहीं हूँ मैं, दोस्तें हैं मेरी, मेहरा, रानीन, वो दोनों मेरे लिए फैमिली की तरह हैं। गोलोना ने जरा संभल कर कहा था। दोस्तें हमेशा नहीं रहती गुल्लो, किसी दिन न किसी दिन सब अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो जाएंगी। गुलनूर ने संजीदगी से कहा। चंदले में खामोशी तारी रही। गोलोना ने बस आंखें झुकाए चाय का घूंट लिया। कॉल खत्म हुई, उसने मोबाइल साइड पर रखा और किताबें देखने लगी। तभी एक नोटिफिकेशन आया, किसी नामालूम नंबर से पैगाम। जर्द रंग तुम पर बहुत जचता है। गोलोना चौंक गई। उसने फौरन गैलरी खोली, वही तस्वीर जो अभी अभी भेजी थी। दिल में हल्की सी कपकपाहट उठी। वो तस्वीर न इंस्टाग्राम पर अपलोड हुई थी, न किसी ग्रुप में शेयर की थी। क्या आप ही ने किसी को फॉरवर्ड की? उसने खुद से कहा, मगर कुछ उलझी उलझी सी रही। मगर फिर जहन ने वही महफूज जवाब दिया। हो सकता है आप ही ने शायद किसी फैमिली ग्रुप में भेजी हो और किसी ने देखा हो, कुछ खास नहीं। उसने मोबाइल साइलेंट कर दिया और खुद को मसरूफ रखने के लिए नॉवल खोलकर बैठ गई। लेकिन मोबाइल साइलेंट पर रखा था। उसे मालूम नहीं था कि कहीं दूर खतीर अपने कमरे में बैठा लाइट बंद किए स्क्रीन की रोशनी में सिर्फ एक चेहरा देख रहा था। वही जर्द फ्रॉक, वही हंसी, वही बेखबरी। मेहरा का पीछा करते हुए वो बंदरगाह तक वापस पहुंच गए थे और जैसा कि उसने सोचा था, वो यहाँ एक और शिपमेंट के लिए आई थी। लेकिन इस बार हर तरफ गार्ड्स की भीड़ मौजूद थी। आने वाली शिप सद्दाम के लिए बहुत ज्यादा कीमती होगी, क्योंकि उसकी इतनी हिफाजत की जा रही थी। मुझे मेहरा का यहाँ से जिंदा वापस निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। खतीर ने उसके साथ सरगोशी की, जहां उन दोनों ने गोदाम की छतों में से एक पर पोजीशन हासिल कर रखी थी। उसकी राइफल बाहर थी और लेटकर वो नीचे के इलाके का सर्वर करने के लिए स्कूप इस्तेमाल कर रहा था। वहाँ कम से कम 100 से ज्यादा आदमी मौजूद हैं। वो मसरूफ सा बोला। तुम्हारा इसकी मदद करने का इरादा है ना? खतीर ने अपनी राइफल लोड की। शायद। जरकम उसे देखकर मुस्कुराया। उसे अपना एहसान मंद करने का इससे बेहतर मौका मुझे फिर थोड़ी मिलेगा। उसने अपना स्कूप उस जाने मोड़ा जहां कंटेनर्स में से एक पर मेहरा ने पोजीशन ली हुई थी। वो बमुश्किल उसकी सियाहपोश शख्सियत का पता लगा सकता था, क्योंकि अभी तक उसने कोई हरकत नहीं कर रखी थी। शिप पर हरकत हुई है, खदीर ने कहा। तुम शिपमेंट देखो, मैं मेहरा पर नजर रखूंगा। जरकम ने उसे हिदायत दी। आहिस्ता आहिस्ता मेहरा उठी और फिर उसने दूसरे कंटेनर पर छलांग लगाई। जब वो चिपके से करीब आई तो जरगम के दिल में इज्जत उसके लिए उससे कहीं ज्यादा बढ़ गई, जो वो उस लड़की के लिए पहले ही महसूस करता था। जब वो गार्ड्स की पहली लाइन के करीब थी तो उसने जमीन पर छलांग लगाई और वो पल भर को उसकी नजरों से ओझल हुई। फिर अगले ही लम्हे बाद वो नजर आई तो दोनों ही हाथों में बंदूकें पकड़ रखी थी। जैसे ही वो पहले आदमी को मारेगी, वहां जहन्नम टूट पड़ेगी। उसने अपनी परेशानी का इजहार किया। मैंने लेफ्ट साइड को कवर किया हुआ है, खतीर ने सरगोशी की। उसकी आवाज में तवज्जो के साथ तनाव भी था। मेरा हरकत में आ गई और उसने अपने दोनों हाथ उठाए और गार्ड्स पर गोली चलाई। जरगम ने अपनी निगाह उसके करीब तरीन गार्ड्स पर डाली और उन लोगों को मारना शुरू कर रहा था जो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा थे। मेहरा का सर उन दोनों की सिमत उठा जब उसने उसके लिए एक और गार्ड को शूट किया। उसने एक और शॉट लिया और इतने में मेहरा एक्शन में वापस आ चुकी थी। खतीर ने गोलियां चलाना शुरू कर दी, लेकिन बहुत सारे गार्ड्स बाएं जानिब से हटकर मेहरा की पोजीशन पर आगे बढ़ रहे थे। मैं इसके पास जा रहा हूँ, उसने उठते ही कहा था। जाओ, मैं कवर कर रहा हूँ, खतीर ने जवाब दिया और फिर सरगम गोदाम की जानिब भागा। एयर कंडीशन और क्रेट्स के ढेर से छलांग लगाते हुए चंद लम्हों में ही वो शिप पर पहुंच गया था। जब वो मेहरा की सिमत में आगे बढ़ने के लिए भागा तो गोलियां तेजी से हवा में चल रही थी। लाशें उसके इर्द गिर्द गिरती नजर आ रही थी। पीछे से खतीर उसको कवर कर रहा था, कंटेनर्स के किनारे पर आकर, और वो दूसरी तरफ छिप गया क्योंकि वो मेहरा का सामना नहीं करना चाहता था। अभी वो सरगम को एक और टारगेट के तौर पर देखेगी। जब वो कंटेनर्स के एक सेट के गिर्द घूमकर मेहरा के पीछे आया तो मेहरा को गार्ड्स की तरफ से जबरदस्ती घेरा जा रहा था और फिर खतीर की आवाज उस एयरपीस में सुनाई दी। बैकअप पहुंच गया है, वहां से निकल जाओ। इसके बगैर नहीं। वो दांत पर दांत जमाते हुए
अल्फाज अदा करके उसके पीछे गया और करीब तरीन टारगेट्स पर गोलियां चलाने लगा। मेहरा उसकी तरफ देखते हुए मुगल कारपोरेशन के गार्ड्स पर तवज्जो मरकूज रखने की कोशिश कर रही थी। ये लोग खत्म नहीं होने वाले, अभी अभी बैकअप पहुंचा है। जरगम गोलियां चलाते हुए उसकी तरफ बुलंद आवाज में बोला था। वो हाई अलर्ट था कि किसी भी लम्हे मेहरा उसको टारगेट समझकर हमला कर सकती थी। निकलो वहां से फौरन। खतीर की गुस्से और फिक्र भरी आवाज उसके कानों में गूंजी थी जब वो एक के बाद दूसरे आदमी को शूट कर रहा था। आप लड़कियों को आजाद नहीं कर सकती, गार्ड्स की तादाद ज्यादा है। अपने खाली हाथ से उसने मेहरा का बाजू थामकर सरनफी में हिलाया। मेहरा ने उनकी सिमत में दौड़ने वाले गार्ड्स के खिलाफ अकेले खतीर की जंग की तरफ मुड़कर देखा और फिर सरगम ने उसे अपने साथ कंटेनर के पीछे छुपा दिया। एक लम्हे के लिए वो उसके साथ आई, लेकिन फिर वो उसकी गिरफ्त से आजाद होकर पीछे हट गई। तुम कौन हो? उसने अपनी आवाज में तंबी करते हुए मुतालबा किया। वो शायद उसका नाम सुनते ही उसको मार डालेगी। आपके लिए डिल्यूजनल, जरगम ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या कहा भी तुमने? मेहरा की आंखें उसके सियाह मास्क के पीछे फैल गई थी। एक आदमी उसके पीछे आया और जरगम ने मेहरा का बाजू पकड़कर उसे अपने पीछे करके उस आदमी के सीने में 3 गोलियां उतारी थी। अचानक चेरी की खुशबू उसके दिमाग में चढ़ने लगी थी। वो उस खुशबू को पहचानता था। लम्हे भर को उसने मेहरा की जानिब देखा, जो उसे ऐसे देख रही थी जैसे जिन देख लिया हो। दोबारा आपसे मिलकर अच्छा लगा, जरगम ने खुशगवार हैरानी से कहा। अगर 1 मिनट में तुम वहां से नहीं निकले तो मैं तुम्हें खुद गोली मारूंगा। खतीर ने एक बार फिर उसके कान में नारे लगाते हुए उसे वापस मौजूदा हालत की तरफ ले आया। कैसा रहेगा अगर हम एक दूसरे का कत्ल बाद में करें और पहले यहाँ से जिंदा निकल जाएं? उसने पूछा। मेहरा ख्यालों से निकलकर उसके साथ कंटेनर से बाहर तक जाने लगी और जैसे ही वो बंदरगाह के दूसरी तरफ पहुंची। तुम कहाँ हो? उसने खतीर से पूछा। मेहरा की निगाहें उसकी तरफ उठ गईं जब खतीर ने जवाब दिया, तुम्हारी लेफ्ट साइड। अपना चेहरा मोड़कर उसने देखा कि एक गाड़ी उनकी जानिब आ रही थी, लेकिन जब उसने मेहरा पर निगाह डाली तो उसके सामने मेहरा की बंदूक का नाल था। उसने उल्टा चलना शुरू कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता अपनी मोटरसाइकिल की सिमत बढ़ी। उसने गाड़ी रुकते हुए सुना तो एक हाथ हवा में बुलंद करके कि खतीर मेहरा पर गोली न चला दे। जब आप बात करने के लिए तैयार हो तो मुझे बता दीजिएगा, उसने मेहरा से कहा। तुम कौन हो? जिसमें तनाव लिए वो पीछे की तरफ बढ़ रही थी। जरगम कियानी, उसने फिर से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेहरा एक लम्हे के लिए जम गई। उसका नाम सुनकर चौंक गई। फिर वो घूमी और अपनी मोटरसाइकिल की जानिब भागी। हमारी मुलाकात फिर जरूर होगी। गोलाना का इंतजार करते हुए हैरत की लहरें उसके अंदर लरज रही थी। आज की रात मेहरा की सबसे बड़ी नाकामी थी। वो मासूम लड़कियां। सड़क के किनारे रुककर उसने अपनी नाकामी को प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी। मोटरसाइकिल से उतरते ही उसने अपना हेलमेट और मास्क जमीन पर फेंका और मायूसी से ऊंची आवाज में चीखी थी। जरगम कियानी, वो साइको! ओह मेरे खुदाया! जिस इंसान ने उसकी मदद की थी वो असिस्टेंट डायरेक्टर निकला। या अल्लाह! बेतरतीब सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए उसने गहरी सांस खारिज कर रही थी। लड़कियों को आजाद नहीं करने पर उसे मायूसी हुई थी, लेकिन सरगम कियानी के वहां होने की हैरत उसे मायूसी से बाहर निकलने में मदद कर रही थी। वरना मेहरा आज जिंदा नहीं बचती। जब लाशें इर्द गिर्द गिरने लगी थी तो वो मुकम्मल तौर पर उम्मीद हार चुकी थी। अकेले लड़ने के लिए ये आदमी बहुत थे। डैडी ने तो वाकई पूरी फौज भेजी थी। वो वहीं जमीन पर बैठती चली गई, समंदर की नमकीन फिजा महसूस करते हुए। इर्द गिर्द अंधेरे में महज लहरों और सांसों की आवाज आ रही थी। और इसी वक्त बंदरगाह पर उसने बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी देखी जो उसके पीछे कुछ फासले पर रुकी हुई थी। जरगम जानता था कि वो उस वक्त बंदरगाह पर होगी। उसकी निगाहें अपनी मोटरसाइकिल की जानिब गई। ओह गॉड, वो उसे ट्रैक कर रहा था, जिसका मतलब यह था कि वो उसकी 2 जिंदगियों के बारे में सब कुछ जानता था। मेहरा के सीने में डूबने का एहसास होने लगा था, क्योंकि उसने जिस चीज के लिए इतनी मेहनत की थी वो बर्बाद होने जा रही थी। ये जानते हुए कि किसी न किसी वक्त जरगम से सामना तो करना ही पड़ेगा, उसने अपनी बंदूक को अपनी पुश्त के पीछे से निकाल कर लोड कर रखा था। जरगम और उसके साथ खतीर कियानी गाड़ी से बाहर निकला, जो 7 काफी ताकतवर जोड़े की तरह नजर आ रहे थे। तो उससे ये आदमी इसलिए मानूस से लग रहे थे। खतीर कियानी का मुकाबला वो अकेले कर सकती थी, लेकिन उन दोनों का साथ नहीं कर सकती। उसे नहीं मालूम कि जरगम कितना अच्छा फाइटर था, लेकिन अगर वो खतीर से बेहतर होगा तो मेहरा के पास कलमा पढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपनी बंदूक जरगम की जानिब उठाई। तुमने मेरी बाइक पर ट्रैकर लगाया है? जब वो दोनों उसके सामने आकर रुके तो उसने पूछा। ऑफ कोर्स। जरगम का चेहरा वाज़ेह तौर पर नजर आने के लिए बहुत अंधेरा था, लेकिन वो उसकी आवाज में शरारत महसूस कर सकती थी। अब मेरी बारी, आप गुलामों को क्यों आजाद कर रही हैं? लेके जानी बढ़ते हुए जरगम ने पूछा।
वो गुलाम नहीं, मासूम विक्टिम्स हैं, उसने अल्फाज चबा चबा कर अदा किए थे। सरगम थोड़ा और करीब आया और मेहरा ने दिमाग में बजती हुई खतरे की घंटी की वजह से ट्रिगर के गिर्द अपनी गिरफ्त सख्त कर दी, क्योंकि जो ताकत उस शख्स के पास थी वो रात के अंधेरे में भी नजर आ रही थी। सरगम क्या ने बेरहम के तौर पर जाना जाता था, खतरनाक और सबसे ज्यादा जानलेवा ऑफिसर्स में से एक था। तब जानकर ही उसे सरगम को मार देना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो उसके बाप का सबसे बड़ा दुश्मन भी था, उनको सिर्फ वही तबाह कर सकता था। तुम मुझ पर नजर क्यों रख रहे हो? मेहरा ने पूछा। दरअसल मैं सद्दाम पर नजर रख रहा हूँ। आपके बारे में मालूम होना एक हसीन इत्तेफाक था। सरगम एक और कदम आगे बढ़ा। अब वो दोनों बिल्कुल आमने सामने थे। फासला रखकर बात करो, वरना तुम्हारे हैंडसम फेस का वो हाल करूंगी कि अपने आप को भी नहीं पहचान सकोगे। जब तक आपको लगता है कि मैं हैंडसम हूँ, मुझे किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ता। उसके लब मुस्कुराहट में ढल गए थे। मेहरा की सफेद रंगत में सुर्खी घुलने लगी थी। उसने तेज से एक कदम पीछे लिया, जितनी भी खतरनाक सही, लेकिन वो एक औरत थी। तुम हमारी पार्टी में क्या कर रही थी? जेब में हाथ उड़ से खतीर ने बोला। मैं गलत जगह पहुंच गई थी, मेहरा ने आवाज मजबूत रखकर जवाब दिया। महारानी साहिबा, आपको नहीं लगता कि अब ये झूठ बोलने के लिए देर हो चुकी है? सरगम धीरे से हंस दिया। महारानी साहिबा? महारानी नहीं, मेहरा नाम है मेरा, मेहरा मुगल। उसके कानों से वाज़ेह धुआं निकल रहा था। उसकी शख्सियत पर यह नाम बिल्कुल नहीं जचता था। अच्छा नाम है आपका, लेकिन मेरे नाम के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा। जहाँ कत्थई आंखें हैरत से खुली रह गई थी, वहां खतीर भी अपनी हंसी को छुपाने के लिए मुंह पर हाथ रख के मुट्ठी को खांसने का आदाकारी करने लगा। फ्लर्ट करना बंद करो और साफ बताओ मुझसे क्या चाहते हो। मैंने खुंकार कर काटदार लहजे में मुतालबा किया। चले, रिश्ते की बात फिर किसी दिन कर लेंगे। फिलहाल मैं आपका कॉपरेशन चाहता हूँ, ये फर्ज करते हुए कि हमारा एक ही मकसद है। कौन सा मकसद? आपके वालिद की बर्बादी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी? तुम उनसे मुख्तलिफ नहीं हो। अगर वो माफिया बॉस हैं, तो तुम भी एक करप्ट ऑफिसर हो। ये गलत बात है, मैं आपके वालिद जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। जरगम ने गर्दन एक जानिब ढलकाकर एक हाथ सीने पर रखा। मुझे पागल समझते हो? तुम जैसे कितने ही ऑफिसर्स मेरे ही बाप की दी हुई रिश्वत पर पलते हैं। जरगम ने सर नफी में हिलाया और उसकी वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए चंद कदम उसके करीब गया। मेहरा ने उसके पाँव के साथ जमीन पर गोली चला दी और वो हिला तक नहीं, बल्कि इसके बजाय जरगम गर्दन झुकाकर हंस दिया। खतीर ने अपनी बंदूक मेहरा पर इतनी तेजी से तानी थी कि उसने उसे हैरत करते हुए भी नहीं देखा था। जरगम ने खतीर की जानिब देखने की जहमत भी नहीं की और आहिस्ता से कहा, गन नीचे कर लो। मुझे नहीं लगता गोलोना को अच्छा लगेगा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड पर कोई गन ताने, और वैसे भी खतीर, आप मेरा मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। खतीर की जानिब देखते हुए मेहरा ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। खतीर ने बंदूक नीचे कर ली, लेकिन उसे खा जाने वाली निगाहों से देखने लगा। उसे बीच में मत लाओ, अपनी गन नीचे करो, फिर देखते हैं कि कौन कितना ताकतवर है। खतीर ने कहा। फिर कभी, अभी मेरे अपने मसले बहुत हैं। उसने अपनी तवज्जो जरगम के जानिब मोड़ने से पहले कहा, मैं ना रिश्वत खाता हूँ, ना ही मासूमों पर जुल्म करता हूँ। जरगम ने नरमी से बोला। मेहरा ने खालिद को उसके बारे में ये कहते हुए सुना था। मेहरा ने अपनी बंदूक को चंद इंच नीचे किया कि वो अब उसके सीने पर नहीं बल्कि उसकी टांग पर थी। मुझे नहीं पता था कि खतरा इतना खूबसूरत हो सकता है। जरगम एक बार फिर मुस्कुराया। तुम्हारे साथ कोई जहनी मसला है? मेहरा की आबरू ऊपर उठी थी। यह आदमी वाकई पागल लग रहा था। सवाल अच्छा है, जवाब मिलेगा तो आपको ही सबसे पहले बताऊंगा। तुम सच में मेरी डैडी से मुख्तलिफ हो। उसकी आवाज बहुत मध्यम थी। मैं इसको अपनी तारीफ समझूंगा। जरगम के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट आ गई थी। मेरी हर बात को अपनी तारीफ ही समझ रहे हो? मेहरा ने जब उसे सिया पलकों के पीछे से घूर कर देखा था तो उसकी उंगली अब भी ट्रिगर पर थी। क्यों ना समझू, मैं हूं ही इतना गुड लुकिंग कि कोई मुझे नापसंद कर ही नहीं सकता। उसने अपने बालों को हाथ से पीछे करते हुए कहा। प्लान क्या है? नफी में सर हिलाते हुए उसने अपने हथियार को मुकम्मल तौर पर नीचे किया था, लेकिन वो अभी भी हाई अलर्ट ही थी। हमें मिर्जा सद्दाम मुगल को सबूत के साथ गिरफ्तार करना है। और फिर इसकी क्या गारंटी है कि मेरी मदद लेने के बाद तुम मुझे गिरफ्तार नहीं करोगे? मेहरा के लब तंज या मुस्कुराहट में ढल गए थे। मैं आपको जबान दे रहा हूँ। ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अकेले काम करती हूँ। मैंने सुना है आपके डैडी डियरेस्ट किसी रेवन की तलाश कर रहे हैं। जरगम ने बाजू सीने पर बांधते हुए एक गहरी नजर उस पर डाली। तुम्हारी इतनी जरूरत कि मुझे धमकी दोगे? मेहरा निगाहें उसके चेहरे पर जमाए हुए उसकी तरफ धमकी आमेज अंदाज में बढ़ी। आप पर गुस्सा सूट करता है? इससे पहले कि लड़ाई शुरू हो जाती, वो अचानक बोल पड़ा। ये लड़की उसकी टफ गए पर्सनैलिटी खराब कर रही थी। फोकस सरगम, फोकस। मेहरा ने कभी भी किसी को अपनी तरफ इस तरह देखते हुए नहीं देखा था। उसकी निगाहों में कुछ था, शायद एहतराम,
जिसकी वजह से उसके दिल में अजीब सा एहसास हो रहा था। अपने वालिद को गिरफ्तार करने में हमारी मदद करें, इसके बदले में आपको मेरी जो मदद चाहिए हो मुझे मंजूर है। जरगम का लहजा इस बार संजीदा था। असिस्टेंट डायरेक्टर की तरफ से मदद ऑफर बुरी नहीं थी। जैसा कि मैंने कहा, मैं अकेले काम करती हूँ, लेकिन ऑफर के लिए शुक्रिया। उसने सर नफी में हिलाया। मेहरा ने इस बारे में सोचने के लिए लम्हा भर लिया, लेकिन ये जानकर कि ये शख्स अब भी उसका दुश्मन था। आप लोग जा सकते हैं। एक दो कदम पीछे हटकर उसने अपनी बंदूक दोबारा जरगम पर उठाई। फिर मिलेंगे। जरगम चंद पल उसे देखता रहा, जो कि उम्मीद है जल्द नहीं होगा। वो दोनों वापस गाड़ी की जानिब बढ़ गए और जब उसने सड़क पर गाड़ी आगे जाती हुई देखी तो अपनी बंदूक पुश्त के पीछे लगाई, अपना हेलमेट और मास्क उठाया। जितना दिलचस्प ये था, लेकिन अब गोलोना और रानीन के पास वापस जाने का वक्त था ताकि वो फैसला कर सके कि यहाँ से छुपकर कहाँ जाएगी। जिस घर में वो दोनों फिलहाल रह रहे थे, उसके पूरे रास्ते जरगम पागलों की तरह मुस्कुराता रहा था। जब मेहरा मुगल के बात आती थी तो वो यकीनी तौर पर दिमाग पर काबू खो बैठता था। जिस तरह से वो उसके सामने खड़ी थी, आमतौर पर लोग जरगम के सामने बात करने से भी खौफ खाते थे, लेकिन मेहरा नहीं। उसके पास शायद खौफ जैसा कोई जज्बा ही नहीं था। उन्होंने तुम्हारी क्या बेइज्जती की है? आप मेरा मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। जरगम ने खतीर का मजाक उड़ाते हुए मेहरा की बखूबी नकल उतारी थी। मुझे जलील करवा कर तो तुम्हें बड़ा सुकून मिला होगा। खतीर ने घर में दाखिल होते ही आंखें घुमाई। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। सिक्योरिटी रूम में पहुंचकर जरगम कुर्सी खींचकर बैठा और खतीर को देखकर मुस्कुराया। तुम उससे इतने इम्प्रेस हुए हो? खतीर अपना सर नफे में हिलाते हुए मुस्कुराया। तुम्हें मानना पड़ेगा, वो बहुत बहादुर है। उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। खतीर का चेहरा संजीदा हुआ और फिर उसने जरगम को घूरा, ये जानते हुए कि वो क्या सोच रहा था। जरगम ने पहले ही कह दिया था, मैं सिर्फ उस औरत की तारीफ कर रहा हूँ। खतीर ने उसकी जानिब सवालिया अंदाज में आबरू उठाए तो उसने उसे तंबी समझते हुए मजीद कहा, तुम जानते हो यार, मैं प्यार मोहब्बत वगैरह के चक्करों में नहीं पड़ता। चलो वापस काम पर तवज्जो दो। उसने मेहरा की मोटरसाइकिल पर ट्रे का चेक किया और देखा कि वो शहर में मौजूद सेफ हाउस में थी। मेहरा का अब तक खुद से डिवाइस न हटाना हैरत की बात थी। क्या वो खुद चाहती थी कि वो उसकी मोटरसाइकिल को मजीद ट्रैक करे? चलो प्यार मोहब्बत नहीं सही, लेकिन मेहरा से शादी का क्या ख्याल है? रिश्ता मांगने मैं चलता हूँ। खतीर के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर कर मालूम हुई थी। आज रात तुम मेरी फीमेल वर्जन से मिले हो। अगर मैंने उससे शादी का जिक्र भी किया तो वो शायद इसी वक्त मेरी गर्दन ले जाएगी। उसकी भी इख्तियार हंसी छुटी। मारना होता तो आज ही मार देती, जब तुम उससे बेशर्मों की तरह फ्लर्ट कर रहे थे। तुम्हें भी लगता है ना मुझे पसंद करती है? उसकी बात पर खतीर भी हंसने पर मजबूर हुआ था। हो सकता है। क्या ख्याल है फिर शादी की तैयारी शुरू करें? खतीर कंधे उचकाते हुए कहा। मैं वैसे आज ही बात करता हूँ। काम की जानी मुड़ने से पहले वो जोर से हंसा था। उन्होंने स्क्रीनों को चेक किया और देखा कि जिस पर तवज्जो दी जाए ऐसी कोई सरगर्मी नहीं थी। अब रेड कब करनी है? खतीर ने पूछा। ज्यादा इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। मेरे ख्याल में हमें नीलामी के बाद ही रेड करनी चाहिए। उस वक्त तक सिक्योरिटी ज्यादा रहेगी। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने बोला, मैं अपनी टीम को बता देता हूँ, तुम भी बैकअप बुला लो। खतीर ने अपने डिपार्टमेंट को फोन करने के लिए अपनी जेब से फोन निकालते हुए कहा। अपना फोन निकालकर उसने तुराब नकाश का नंबर मिलाकर डायल दबा दिया था। हेलो। तुराब ने चंद पल बाद जवाब दिया था। वो उनके सेक्टर के बेहतरीन अफसरान में से एक था। कैसा हो तुराब? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम कहाँ गायब हो? मुझे कराची में तुम्हारी जरूरत है। जानता हूँ तुम्हें यहाँ की गर्मी से चिढ़ है, लेकिन मिर्जा सद्दाम मुगल पर रेड करनी है और वापसी मुश्किल होगी, इसलिए तुम साथ चाहिए हो। रेड करने के लिए तुम्हें गर्मी का मौसम ही मिला था। कब तक पहुंचूं मैं? जितनी जल्दी मुमकिन हो। मुझे केस की तफसीलात भेज दो। भेजता हूँ। तो तुम वाकई मुगल कारपोरेशन के पीछे जा रहे हो? तो राब ने गहरी सांस खारिज की। वो मेरे शहर को गंदा कर रहा है। ठीक है, मैं कल रात वहां होऊंगा। कॉल खत्म करते हुए उसने खतीर की जानिब देखा और अपना फोन वापस जेब में रखा। वो कल रात पहुंच जाएगा। उन दोनों को केस की तफसीलात भेजनी है। ओह, वैसे मुगल मेंशन के कंपाउंड के नीचे क्या है? उसका कोई नक्शा नहीं है। खतीर ने सरनफी में हिलाया। फिर उसने अपनी तवज्जो स्क्रीनों की तरफ मोड़ दी। अगर मैं सद्दाम होता तो मेरे पास बहुत सी सुरंगें होती। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास फरार का दूसरा रास्ता ना हो। उसके पास हेलीकॉप्टर है, लेकिन हमारे यहाँ आने के बाद से ये चीज हिली तक नहीं है। खतीर हवेली दिखाती स्क्रीन की तरफ इशारा कर रहा था। इस घर के नीचे कुछ जरूर है, मैं शर्त लगा सकता हूँ। उसने हवेली के हर एक इंच को देखते हुए कहा था। मेहरा ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। ये अफसोस की बात थी। वो तीनों पिछले 1 घंटे से खामोश बैठे। मेहरा अपने जहन में नाकाम ऑपरेशन का एक एक मंजर बार बार दोहरा रही थी।
गहरी सांस लेते हुए उसने 100वीं बार सर नफी में हिलाया। ये तुम्हारी गलती नहीं है, आदमी बहुत ज्यादा थे, गोलोना ने मध्यम आवाज में कहा। वो भी उसी की तरह मायूस थी। ये वो तीनों लड़कियों को आजाद नहीं करवा सकी। यही हर चीज को 100 टाइम मुश्किल बना देती है। मेहरा सर झुकाते हुए आह भरकर बोली। वो तीनों अगले मरहले पर बात करने से कतरा रहे थे, क्योंकि रानीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब उसे नीलामी के बाद तक इंतजार करना होगा, और ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वो लड़कियों के मुकम्मल गायब होने से पहले उन तक पहुंच पाते। उसका मतलब था कि उसे इंतजाम करना होगा कि किसको बचाना है और किसको छोड़ना है। ये सोचते हुए मेहरा ने आंखें बंद कर ली। मैं कैसे इंतखाब करूं? रानी ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। मेहरा ने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। रानी ने सर झुकाया हुआ था और उसके चेहरे पर छुपा हुआ अदरक वाज़ेह था। हम जिसकी मदद कर सकते हैं वो जरूर करेंगे, बोलोना ने नरमी से कहा। और जिन्हें हम न बचा सके उनका क्या होगा? मेहरा ने सर झटकते हुए पूछा। गोलोना सही कह रही है आपी, हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। रानी ने जब से अपनी आंखों के आंसू को अंदर उतारते हुए फिर आहिस्ता से दोहराया। यह पहली बार था कि वो इतनी बुरी तरह से नाकाम हुए थे, और ये नाकामी सब पर भारी पड़ी थी। वो जानते थे कि जिन्हें वो नहीं बचा पाएंगे उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, यहाँ तक कि आखिरी में मार ही दिया जाएगा। मेहरा ने दूसरा हाथ उठाकर हथेली पेशानी पर रख दी थी और आंखें दोबारा बंद कर ली। मैं क्या करने जा रही हूँ? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, रानी ने अपना हाथ उसके हाथ से खींचते हुए कहा। हमें नीलामी के बाद तक इंतजार करना होगा। मेहरा ने सर उठाकर दोनों की आंखों में देखा और आहिस्ता से इस्बात में सर हिलाया। पहले कम उम्र बच्चे बचाएंगे, गोलोना ने फैसलाकुन अंदाज में कहा, और दोनों ने उसकी बात से इत्तेफाक किया। ठीक है, लेकिन मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए होगी। जैसे ही मैं लड़कियों को फ्री करूंगी, गोलोना तुम फौरन ही उन्हें लेने आ जाना, और रानी तुम के सिक्योरिटी सिस्टम पर अटैक करोगी ताकि मैं अगली लड़की की तरफ बढ़ सकूं। मेहरा ने हिदायत दी। गोलोना ने संजीदगी से सर हिलाया। फिक्र ही नहीं करें आप, ऐसा वक्त छोड़ूंगी कि रोते ही रह जाएंगे, रानी शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली। मेहरा ने एक लम्हे के लिए अपने दोस्तों को देखा। लोग कहते हैं कि खून पानी से गाढ़ा होता है, मगर सच ये है कि आंखें बंद करने के बाद दोनों के दरमियान कोई फर्क नहीं किया जा सकता। गोलोना ने मुस्कुराकर इस्बात में सर हिलाया और चंद लम्हे खामोशी छाई रही। फिर हमेशा की तरह रानी खामोशी की दीवार तोड़ने आ पहुंची। इस घर में रोजाना ही नया सियाप्पा होता है, पता है आपको? इस गधी से बासिम उस्मान ने एयरपोर्ट पर नंबर मांगा और इसने मना कर दिया। रानी ने खुंकार कर बात का रुख बदला। कौन बासिम उस्मान? मेहरा ने दिलचस्पी से पूछा। ओहो, आपको भी नहीं पता? लाखों फॉलोअर्स हैं उसके, इतना फेमस यूट्यूबर है, रानी ने जोश से बोली और बासिम के कारनामे गिनवाने लगी। शर्म करो यार, मैं बिजनेस ट्रिप पर थी, गोलोना ने चिढ़कर जवाब दिया था। बिजनेस ट्रिप पर थी तो क्या हुआ, एक सेल्फी तो बनती थी। मेहरा जो कोने में बैठी थी कभी रानीन को देखती कभी गोलोना को। वो जानती थी ये जंग अजीम इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। बातें सुनो, सिर्फ 2 साल छोटी है हमसे और ऐसे बातें कर रही है जैसे कोई छोटी बच्ची हो, गोलोना ने गुस्से से कहा था। छोटी बच्ची? पहले कद तो बढ़ा लो फिर बात करना, रानी ने फिर पलटकर वैसा ही जवाब दिया था। तुम जैसा होर परी हो, मैं उल्टे हाथ से ड्राइंग करूं वो भी तुमसे ज्यादा अच्छी लगेगी, गोलोना ने हाथ नचाया था। गर्ल्स, मेहरा ने बेसारियत से कहा, जिसे उन दोनों ने नजरअंदाज कर दिया। मुझे मजबूर मत करो कि उठकर तुम्हें थप्पड़ लगा दूं, रानी ने दांत किचकिचाकर कहा था। हिम्मत है तो लगा कर दिखाओ, गोलोना सोफे पर पैर ऊपर चढ़ाकर बैठी। लगाती, मगर मुझे गंदी चीजों को हाथ लगाने का शौक नहीं है, रानी 2 उंगलियों को अपनी नाक को पकड़ती हुई बोली थी। अगर तुम दोनों का हो गया हो तो अपने पिंजरों में वापस आ जाओ, हर वक्त जानवरों की तरह लड़ते रहते हो, मेहरा ने कहा। तो रानी ने गोलोना को देखकर जबान चढ़ाई थी और गोलोना ने छत को घूरते हुए सर नफे में हिलाने लगी थी। इंस्टाग्राम पर कुछ खास ना था, न कोई लंबी चौड़ी पोस्ट, न ही हैशटैग्स की भरमार, बस एक सादी सी तस्वीर। गोलोना खिड़की के करीब बैठी थी, आधे चेहरे पर धूप की नरमी परतें गिरी हुई थी। रोशनी उसके सानों वाले गालों को छूकर जैसे किसी फनकार के ब्रश से फिसलती हो। कैप्शन में कुछ नहीं लिखा गया था, बस एक सफेद दिल। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया कैप्शन से नहीं चलती, यहाँ लफ्जों से ज्यादा चेहरों की अहमियत होती है। यहाँ रंग अहम होते हैं, रोशनी अहम होती है, और जो इन पैमानों पर पूरा ना उतरे वो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। तबसरे तेजी से बढ़ रहे थे, लाइक्स भी आ रहे थे, मगर एक कमेंट जैसे गोलोना की हंसी के दरवाजे पर चुपचाप ताला डाल गया था। कुछ भी कर लो, फिल्टर लगाकर भी रंग काला ही रहेगा। उसने लम्हे भर को उस तबसरे को देखा, आंखें जमी रही, फिर जैसे कमरे में खामोशी छा गई हो। रोशनी वही थी, तस्वीर वही, मगर अब उसकी आंखों में वो चमक न रही थी। दिल की सतह पर जैसे किसी ने स्याही अंडेल दी हो। उसने फोन बंद कर दिया और आहिस्ता से बिस्तर को कोने पर बैठ गई थी।
कमरे की सफेद दीवारें अब बेजान लगने लगी थीं। माजी की आवाजें वापस गूंजने लगी, जिसमें खाला ने तो हद ही कर दी थी। ऐसी रंगत पर अच्छे रिश्ते नहीं आते। सफेद यूनिफॉर्म में काली भूत लगती हो। स्कूल की गलियों में बच्चों की आवाजें, इससे दूर रहो भाई, ये रंगत छोड़ देगी अपना। कभी कजिन के शरारतों में कहे जुमले, वो आवाजें वक्त के साथ धुंधली तो हो गई, मगर खत्म कभी ना हो सकी। और आज बरसों बाद एक अजनबी तबसरे ने वो जख्म फिर से खोल दिए थे। अगले चंद दिनों वो खामोश हो गई। रात को नींद कम आती और दिन में आईने के सामने बैठे देर तक खुद को देखती रहती। किसी इश्तिहार में 7 दिन में चमकदार गोरापन का वादा सुना और दिल में जल गया। उसी शाम उसने दुकान से व्हाइटनिंग क्रीम, ब्लीच और फेयरनेस सीरम खरीदी। पैकिंग चमकती थी, वादे झूठे सही मगर खूबसूरत थे। उसने वो सब चीजें अपनी अलमारी में छुपा दी जैसे कोई राज हो। इस्तेमाल शुरू किया, जलन हुई, हल्का सा खराश भी आया, मगर वो बर्दाश्त करती रही। अगली दोपहर बारिश की बूंदें खिड़की की शीशों पर हल्की हल्की टिक टिक कर रही थी। गोलोना ने दोबारा वो सफेद शॉपिंग बैग निकाला। वो उसे कमरे से बाहर लाई, जहाँ रानी कोरियन ड्रामे की किसी जज्बाती किस्त में गर्क थी और मेहराब मेज पर बैठी हुई असले का जायजा ले रही थी। रूटीन का एक अजीब मगर अनोखा इम्तिजाज। गुलनूर बाजी की कॉल आई थी। वो और गनी भाई तुमसे मिलने पाकिस्तान आना चाहते हैं। रानी ने फौरन खबर दी, जैसे खबर ना हो, कोई ब्रेकिंग न्यूज हो। उन्हें मना कर दो, मैं ठीक हूँ, गोलोना ने सादा सा जवाब दिया। वो सिर्फ तुम्हें देखना चाहती हैं। रानी ने पलटकर उसे देखा, चेहरे पर उलझन थी। कभी कभी मोहब्बत भी बोझ लगती है, खास तौर पर जब लोग तरस को मोहब्बत समझ लें। गोलोना ने आंखें चुरा ली, नजरें नीचे करके कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेहरा ने रानी की तरफ देखा, फिर सोफे से सीधी होकर गोलोना की तरफ मुतवज्जा हुई। तभी रानी की नजर उस शॉपिंग बैग पर पड़ी। ये क्या है? उसने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं, गोलोना ने नजरें चुराई। रानी ने लपक कर बैग छीना और मेहरा ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। तुम ये सब क्यों लाई हो? रानी के हाथ में व्हाइटनिंग सीरम थी और आंखों में बेयकीनी। बस वैसे ही, सेल्फ केयर करने में क्या बुराई है? ये सेल्फ केयर नहीं, सेल्फ डिस्ट्रैक्शन है। रानी की आवाज इस बार कदरे ऊंची थी। गोलोना की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। ये क्रीम सिर्फ तुम्हारी स्किन नहीं, तुम्हारे एतमाद को भी बर्बाद कर देंगी, मेरा आहिस्ता से बोली। गोलोना खामोश रही, दिल में एक जंग सी चल पड़ी थी। तुम नहीं समझ सकती मेरा, तुम दोनों नहीं समझ सकती। उसकी आवाज में वो थकन थी जो बरसों की नजरअंदाज होती लड़की के अंदर चुपचाप जम गई थी। जब तुम्हें बचपन से ही बताया जाए कि तुम कमतर हो, खास नहीं, जब तुम्हारे रंग को हर जुमले में लान तान मिले, जब कोई तुम्हें तरस से देखे, मोहब्बत से नहीं, तो एक वक्त आता है जब तुम खुद भी खुद को देखकर नजरें चुरा लेती हो। एक लम्हा जैसा रुक गया, कोई कुछ न बोला। फिर रानी ने बैग से एक एक करके वो सारी क्रीम्स निकाली। उसकी हरकतों में गुस्सा था मगर आंखों में सिर्फ दुख। ये सब तुम्हें खूबसूरत नहीं बनाएंगी गोलोना, क्योंकि तुम पहले से खूबसूरत हो। और तुम जानती हो, अल्लाह कभी भी किसी को बेकार या कमतर नहीं बनाता। बस कभी कभी दुनिया इतनी शोर मचाती है कि हम अल्लाह की बातें सुन ही नहीं पाते। उसकी आवाज में लर्जिश थी, जैसे अपनी दोस्त के अंदर की चीखें सुनकर खुद भी टूट रही हो। हम तुम्हें यूं हर्ट होते हुए नहीं देख सकते। अगर दुनिया ने तुम्हें गलत कहा तो वो दुनिया गलत थी, तुम नहीं। मेहरा की बात मुख्तसर थी मगर उसमें वो गहराई थी जो सिर्फ वो लड़कियां जानती हैं, जो खुद अपने साय से भी लड़ चुकी हैं। रानी ने वो चीजें उठाई और बगैर कुछ कहे बाहर जाकर कूड़ेदान में फेंक की। अगली सुबह गोलोना किचन में चाय का कप थामे बैठी थी। खिड़की से बारिश दिखाई दे रही थी। गर्मी के बावजूद मौसम आज अच्छा था, मगर उसका दिल अभी भी बोझल था। पिछली रात की बातें जहन में गूंज रही थी। मेहरा की सुर्ख पड़ती आंखें और रानी का उसकी तकलीफ सुनकर रोना। हम तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकते। ये अल्फाज किसी आगोश जैसे थे जिसमें वो बरसों बाद खुद को महफूज महसूस कर रही थी। और ये एहसास नया था, अजीब था, पर सच्चा था। चाय का कप रखकर वो अपने कमरे की तरफ गई। अलमारी खोली, वो बची हुई क्रीम्स निकाली, उन्हें हाथ में लेकर देर तक देखती रही। जब भी दरवाजे पर दस्तक हुई थी, रानी ने अंदर आई। हम बाहर जा रहे हैं, तैयार हो जाओ, आप ही लेने आ रही हैं, रानी ने कहा। कहाँ? गोलोना ने पूछा। सरप्राइज, रानी ने मुस्कुराकर कहा। थोड़ी देर बाद बारिश थम चुकी थी, लेकिन सड़कें गीली थी और हवा में नमी थी। शहर की मशहूर आर्ट गैलरी में आज काफी रौनक थी। गैलरी में मुख्तलिफ आर्टिस्टों की पेंटिंग थी, कुछ चेहरों की, कुछ जज्बात की। हर तस्वीर के नीचे एक छोटा सा नोट, जैसे किसी ने अपने जख्म को ब्रश से बयान कर दिया हो। अधखुली आंखों से देखते हुए आर्टिस्टों की भीड़ में एक कोने से 3 लड़कियां नुमाया हुई थी। गोलोना ने हल्की सी सब्ज रंग की ऊंची कमीज और दुपट्टे के साथ फर्शी सलवार ज़ेबतन कर रखी थी। आधे बाल क्लचर में कैद थे और आधे शानों पर बिखरे हुए थे। रानी क्रीम रंग की हिजाब और पीच फ्रॉक में मलबूस थी
और उनके बीच मेहरा सुर्ख रंग की स्लीवलेस शर्ट, सियाह जीन्स और सर पर बंधा हुआ छोटा सा सुर्ख रेशमी रुमाल जिससे निकलती हुई 2 लटें उसके चेहरे के अतराफ में झूल रही थी। तुम ढंग के कपड़े नहीं पहन सकती, गोलोना ने निगाहें आसपास मौजूद लोगों पर डालते हुए आहिस्ता से आवाज में झुककर कहा। ये तुम्हें ढंग के नहीं लग रहे हैं, और पढ़ो ना नॉवेल्स, चश्मे का नंबर वापस बढ़ गया ना। मेहरा ने आंखें घुमाई। अच्छे तो लग रहे हैं, बस थोड़े आस्तीने नहीं हैं। रानी ने हंस पे आदत उसकी तरफदारी कर रही थी। तुम्हारी वजह से लोग हमें भी मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, खुद पूरी की पूरी वॉकिंग एग्जीबिशन लग रही हो। गोलोना ने झुंझलाहट छुपाने की कोशिश नहीं की। अगर पेंटिंग को छोड़कर लोग अब मुझे देख रहे हैं तो इसमें मेरी क्या गलती। मेहरा ने बेनियादी से कंधे उचका दिए थे। यार मुझे तो भूख लग रही है, इतने पैसे देकर आए हैं, ये नहीं कि कोई चाय पानी ही पूछ ले। रानी ने तंग आकर बाएं हाथ पेट पर रखा। तुम्हें हर वक्त खाने की पड़ी रहती है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ आए क्यों हैं। गोलोना ने उसकी जानिब देखा। तुम उदास थी ना, तो डिस्ट्रैक्शन के लिए आए हैं, मेहरा ने नरमी से कहा। डिस्ट्रैक्शन, वो भी बोरिंग आर्ट गैलरी में? या अल्लाह, ये अमीरों के कभी समझ नहीं आती मुझे। रानी ने सर पकड़ लिया था। डिस्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, अगर इसे जल्दी कुछ न मिला तो याजुज माजुज की तरह दीवारें चाटना शुरू कर देगी। गोलाना ने रानी की जानिब इशारा करते हुए कहा। ठीक है, रो मत, बस आखिरी आर्ट पीस देख लूं, फिर चलते हैं। मेहरा एक तस्वीर के सामने रुक गई। एक सांवले रंगत की लड़की जिसके बालों में चांदी, आंखों में शोला थे। ये तुम हो, रानी ने कहा। नहीं, ये कोई और है, गोलोना ने धीरे से कहा। ये हर वो लड़की है जिससे कभी किसी ने कहा क्या काली हो, सांवली हो, प्यारी नहीं हो, और फिर भी वो खुद को खूबसूरती से जोड़कर खड़ी रही है। मेहरा नरमी से बोली। गोलोना की आंखों में नमी आ गई, एक धुंध सी आंखों के सामने छा गई, लेकिन इस धुंध में भी रोशनी की एक लकीर थी, कबूलियत की, मोहब्बत की। आज पहली बार लग रहा है कि किसी पेंटिंग की तरह मैं भी मुकम्मल हूँ। गोलोना ने नम आंखों से मुस्कुरा दी, जैसे दिल से सालों का बोझ उतर गया था। बस अब जल्दी निकलो, वरना मैं वाकई दीवारें चाटना शुरू कर दूंगी। एकदम ही रानी के पेट में जोरदार आवाज आई। वो तीनों एकदम हंस पड़ी। तीनों की हंसी गैलरी के खामोश माहौल में दबे दबे केकों की सूरत में गूंज गई। कुछ चेहरे वाकई उनकी तरफ पलट कर देखने लगे, पर अब मेहरा की आस्तीनों की वजह से नहीं, उन तीनों की बेसाख्ता बेबाक केकों की वजह से था। बिल्कुल इसी तरह जिसे दीगर तमाम नीलामियों में उसने सुर्ख लिबास पहना था। बहाए जाने वाले खून और चोरी होने वाली मासूमियत के खिलाफ एहतजाज करने का ये उसका खामोश तरीका था। उसका दिमाग दौड़ रहा था एक ऐसा तरीका तलाश करने की कोशिश में जिससे वो आज रात तमाम लड़कियों को आज़ाद कर सके, लेकिन कोई रास्ता नहीं था और उसे सिर्फ मायूसी और परेशानी महसूस हो रही थी। तो ऐसे जज्बात हैं जिनकी वो आदी नहीं थी। जीने उतरते हुए उसने खालिद को सद्दाम से बात करते हुए सुना। ये यकीनी तौर पर एक औरत थी जो हम पर हमला कर रही थी, लेकिन और भी बहुत कुछ है सर, ये देखें। कमरे में दाखिल होते हुए उसने देखा कि जब खालिद ने अपना फोन सद्दाम साहब की जानिब मोड़ा तो उनकी आंखें फैल गईं। जरगम क्यानी? वो आलिशान सोफे पर बैठे हुए बोरियत की अदाकारी करती रही, जबकि उसकी तवज्जो 100% खालिद और सद्दाम साहब पर मरकूज थी। औरत इसी के साथ की कोई ऑफिसर हो सकती है, वो ट्रेंड है। खालिद तंजिया मुस्कुराया। अपना फोन निकालकर वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करने की अदाकारी करती रही। इसका मतलब है कि जरगम ने जंग का ऐलान कर दिया है, सद्दाम साहब ने गुस्से से कहा। शायद इसलिए कि हम अब उसके शहर में काम कर रहे हैं, खालिद ने उनको याद दिलाया। अगर कोई मेहरा से पूछे तो ये एक अहमकाना हरकत थी। फिलहाल नीलामी पर फोकस करो, इसके बाद जवाबी हमले का प्लान बनाएंगे, सद्दाम साहब ने बहुत पुरएतमादी से कहा था। हाँ, वो ताकतवर थे, लेकिन इतना वो जान गई थी कि जरगम और खतीर से मुकाबला करना महज बेवकूफ़ी होगी। क्या मेरा होना ज़रूरी है? उसने बोरियत से भरी हुई आवाज़ में कहा था। अभी मत करो मेरा, उन्होंने लिफ्ट की जानिब जाते हुए चेहरे पर सख्ती लिए कहा था। मुंह बनाते हुए वो भी उठकर सद्दाम साहब के पीछे लिफ्ट में दाखिल हुई, जबकि खालिद मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए पीछे था। 15 मिनट बाद उसने देखा कि मेहमानों से हॉल भरने लगा था और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई सख्ती से उसके दिल को जकड़ रहा हो। पहले कम उम्र बच्चों को बचाना, गोलोना की आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी। मेहरा ने उस लम्हे से खुद को अलग करने की कोशिश की। इससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही बोली शुरू हुई और पहली लड़की को स्टेज पर ले जाया गया, उसे अपना दिल टूटता हुआ महसूस हुआ था। एक बार फिर बंदरगाह पर लड़कियों को आज़ाद करने में नाकामी से उसके अंदर परेशानी की गुब्बारे उठने लगे थे। ये सब उसकी गलती थी। उसने उस बच्ची की सफ़ेद पड़ते हुए चेहरे और सियाह घुंघराले बालों को देखा। बच्ची लड़खड़ाकर पूरी घूम गई, क्योंकि बोली लगाने वालों ने उसे तकरीबन अपना बराना जिस्म दिखाने पर ज़बरदस्ती मजबूर किया था। मेहरा ने उस कड़वाहट को अपने अंदर उतारा और अपनी थोड़ी उठाकर गहरी सांस ली।
اپنے آپ پر کنٹرول رکھو مہرا، اگر تم مر گئی تو تم ان لڑکیوں کے لیے کوئی کام کی نہیں رہو گی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، جیسے جیسے ہر لڑکی کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا اور وہ فروخت ہوتی گئی، اس کے کندھوں پر وزن بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایسے محسوس ہونے لگا تھا جیسے دنیا اس پر بوجھ ڈال رہی ہو۔ آخری لڑکی کو اسٹیج پر لایا گیا اور یہ دیکھ کر کہ وہ کتنی چھوٹی تھی، اس نے سختی سے مٹھیاں بیس لی۔ کچھ شیطان اللہ نے انسانوں کی صورت میں بھی اتارے تھے۔ اس کی نگاہیں صدام صاحب کی جانب اٹھی تھیں، جن کے چہرے پر خوشی کی مسکراہٹ تھی، جو بولی لگانے والوں کو رقم ہزاروں اور لاکھوں میں بڑھاتے دیکھ کر دیوانے ہو رہے تھے۔ چھوٹی بچی کو دیکھتے ہوئے وہ سرکم کی آفر کے بارے میں سوچنے لگی۔ یہ نہ صرف صدام صاحب سے چھٹکارا حاصل کرے گا، بلکہ اس دہشت کو بھی روکے گا جو وہ پھیلا رہے تھے، بجائے اس کے کہ جیسے وہ ایک وقت میں ایک لڑکی کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس خیال کو اپنے دماغ سے جھٹکتے ہوئے اس نے واپس لڑکی پر توجہ مرکوز کی۔ پہلے میں تمہیں بچاؤں گی، اس نے بولی لگانے والوں کی طرف نگاہیں پھیری، اور جب لڑکی 30 لاکھ میں فروخت ہوئی تو اس کی نظریں اس آدمی پر جم گئی جس نے اسے ابھی خریدا تھا۔ اس نے ایک اور لڑکی بھی خریدی، اور واضح طور پر وہ بہت کم عمر لڑکیاں پسند کرتا تھا۔ اگر وہ اس کا پیچھا کرے تو ایک ساتھ 2 لڑکیوں کو بچا سکے گی۔ تراب اور واز کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے سیکیورٹی روم میں جگہ تھوڑی تنگ ہو گئی تھی۔ وہ سب دیکھ رہے تھے کہ لوگ نیلامی کے لیے صدام صاحب کی حویلی میں پہنچ گئے تھے۔ اب تک ان لوگوں کو یہ پتا چلا تھا کہ 4 بچیاں فروخت کے لیے تھیں۔ ایسا کوئی راستہ نہیں تھا کہ مہرا شہر چھوڑنے سے پہلے ان سب تک پہنچ سکے۔ زرگم نے بچیوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کیلیفورنیا میں ایک ایجنسی سے رابطہ کیا تھا۔ اس نے اپنا فون چیک کیا اور اپنے رابطے سے جواب نہیں دیکھ کر اس نے بے صبری سے سر نفی میں ہلایا۔ اسے انتظار سے سخت نفرت تھی۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ خطیری نے پوچھا۔ میرا سب لڑکیوں کو آزاد نہیں کر سکے گی، زرگم نے بولا۔ میں اب بھی اس چیز کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مہرا میڈم صدام کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ باز نے کولڈ ڈرنک کا کین اٹھاتے ہوئے کہا۔ اگر وہ ٹرینڈ ہے تو 4 کو آزاد کر سکتی ہے، تو راب نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ لیکن بچوں کے ساتھ کچھ ہونے سے پہلے تیزی سے آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم مہرا کی مدد کریں؟ اس کی نگاہوں نے واز اور خطیر سے تراب تک سفر کیا۔ لیکن سر ہمیں نہیں پتا کہ وہ پہلے کس کے پیچھے جائے گی، واز نے اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے اپنی بائک سے ٹریکر نہیں ہٹایا اور وہ شاید سب سے پہلے چھوٹی بچیوں کے لیے جائے گی۔ زرگم کی نظریں خطیر پر جمی تھی۔ میں بھی یہی کرتا۔ خطیر نے اتفاق کیا۔ ہم باقی 2 کے پیچھے جائیں گے۔ زرگم نے سر اسبات میں ہلایا اور پھر کہا۔ تبھی جس پیغام کا وہ انتظار کر رہا تھا وہ آخرکار آ گیا، اور اس میں وہ سب کچھ تھا جس کی ان کو ضرورت تھی۔ اس نے معلومات کو ایک بڑی اسکرین پر ڈال دیا، اور 4 کم عمر لڑکیوں کے چہرے دیکھ کر اس کے سینے میں غصہ ابلنے لگا تھا۔ اگر اسے ایک چیز سے نفرت تھی تو وہ ان لوگوں سے تھی جو معصوم لڑکیوں کا شکار کرتے تھے، جیسے اس کے باپ نے اس کی ماں کا شکار کیا۔ یہ وہ تلخ ماضی تھا جس سے اس نے اپنے چھوٹے بھائی رامز کو بچانے کی کوشش میں رکھا ہوا تھا۔ تراب اور واز اس لڑکی کا پیچھا کر سکتے ہیں، جبکہ ہم دوسرے کے پاس چلیں گے۔ خطیر نے لڑکیوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے 2 بچیوں پر نظر ڈالی، اس امید میں کہ مہر وقت پر ان کے پاس پہنچ جائے گی۔ چلو تیار ہو جاؤ، پھر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ان 4 کو تیار ہونے میں صرف 5 منٹ لگے تھے، اور پھر انہوں نے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے ایئر پیس کو چیک کیا جو وہ پہنے ہوئے تھے۔ واز اور تراب اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ امید ہے کہ ہم مہرا کی مدد کر کے ان کو ساتھ کام کرنے پر راضی کر لیں گے۔ زرگم گاڑی میں بیٹھ کر خطیر کے دروازہ بند کرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں ڈھونڈ لو بہانا، خطیر اپنے نشست سے بیلٹ کھینچتے ہوئے ہنستے ہوا بولا۔ جب وہ گاڑی کو سڑک پر تیزی سے بڑھا رہا تھا تو تراب کی گاڑی ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ مغل مینشن کے کمپاؤنڈ کی جانب بڑھے اور گاڑیوں کو سڑک پر پارک کیا، پھر اپنے فون پر حویلی کی پارکنگ اور داخلی دروازے کے کیمرے کی فوٹیج سامنے لاتے ہوئے وہ بولی لگانے والوں کی اپنی خریداری کے ساتھ جانے کا انتظار کرنے لگا۔ میرا سب گارڈ سے چھپ کر ابھی باہر نکلی ہے۔ خطیر کے پاس وہ کیمرہ تھا جو اس کے فون پر حویلی کا پچھلا حصہ دکھا رہا تھا۔ اس نے فون پر نظر ڈالی اور پھر گلی کی طرف دیکھا۔ عین وقت پر اسے سیاہ سایہ کمپاؤنڈ میں بھاگتے ہوئے دکھا۔ آپ یہ کر سکتی ہیں، اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ اس کے دل میں ہر بار اس لڑکی کے لیے احترام بڑھ رہا تھا۔ تیار ہو جاؤ، زرگم نے کہا تھا تاکہ تراب اور واز سن لیں۔ اس نے داخلی دروازے کو دیکھا اور چند پل بعد لوگ حویلی سے نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ ہماری والی لڑکی سفید لینڈ کروز میں ہے، یہ واز نے کہا تھا۔ 1 2 3۔ پھر جیسے ہی لینڈ کروز گیٹ کے قریب پہنچی تو خطیر نے کہا، ہم نکل رہے ہیں۔ تراب نے جواب دیا جب وہ اپنی گاڑی سے اس گاڑی کا پیچھا کرنے لگا جس میں وہ لڑکی تھی۔ ہمارے شکار وہاں ہیں۔
खतीर ने बाहर निकलती जी वैगन को जानिब देखते हुए बोला। सरगम ने इंजन स्टार्ट किया और जैसे ही गाड़ी दरवाजे से गुजरी उसने अपनी गाड़ी को उनके पीछे चलाना शुरू कर दी। जब गाड़ी को एयरपोर्ट की जानिब बढ़ते हुए देखा तो खतीर ने कहा, मुझे पहले ही पता था, अगर हम मदद नहीं करते तो ये लोग मेहरा के यहाँ तक पहुँचने से पहले ही लड़की को मुल्क से बाहर ले जाते। वहाँ क्या हालात हैं तुराब? सरगम ने पूछा। लगता है हम शहर से बाहर जा रहे हैं। ये आदमी शायद आज रात ही लड़की को मारकर उसकी लाश जानवरों के लिए छोड़ने का इरादा रखता है। तुराब की आवाज़ दूसरी जानिब से आई। ठीक है, आगे होना। जब वो एयरपोर्ट के करीब पहुंचे तो खतीर ने कहा, और वो वही कर रहा था जो हमेशा करता था। उसने सरगम की पुश्त के पीछे से उसकी पिस्तौल खींच ली। फिर सरगम दोबारा पीछे होकर बैठ गया। खतीर ने हथियार को चेक किया, हालांकि सरगम ये पहले ही कर चुका था। रेडी? जैसे ही जी वैगन एक प्राइवेट जेट के करीब रुकी तो उसने कहा, इसके लिए हमेशा ही रेडी रहता हूँ। जैसे ही सरगम ने गाड़ी से बाहर निकलकर प्राइवेट जेट के जीने चढ़ते हुए दो आदमियों को देखा, उसने एकदम गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और उसी लम्हे खतीर ने अपनी तरफ की खिड़की खोली। उसने हैंड ब्रेक को ऊपर करते हुए स्टीयरिंग व्हील को अपनी दाएं जानिब सख्ती से मोड़ा और उसने खतीर को दो गार्ड्स को शूट करने के लिए बेहतरीन जाविया फराहम किया। अगले ही लम्हे में सरगम ने गाड़ी रोकी और खतीर ने पिस्तौल वापस उसके हवाले कर दी और वो दोनों गाड़ी से बाहर निकल गए। बाकी एक गार्ड उनकी सिमत गोलियां चला रहा था, लेकिन खतीर ने उससे सर में गोली मारकर उसे ढेर कर दिया था। वो आदमी गोली लगाने वाले लड़की को प्राइवेट जेट की तरफ धकेलता और अपने आप को बचाने के लिए उसके पीछे छुपने के दरमियान कंफ्यूज दिखाई दे रहा था। मुझे लगा था उसके पास और गार्ड्स होंगे। सरगम उसके करीब पहुंचकर हंस दिया था। बेवकूफ कहीं का। खतीर ज़ेरे बड़बड़ाया। उस आदमी ने हथियार डालने की कोशिश में अपने हाथ अपने सर के पीछे रखे थे। सरगम ने उसके दाएं घुटने में गोली मारी। वो दर्द से कराहते हुए घुटने टेकने की पोजीशन में बैठ चुका था। ऐसे अच्छे लग रहे हो। अगर भीख मांगना चाहते हो तो अपने घुटनों के बल बैठकर मांगो। सरगम ने उस आदमी को देखकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ सर नफी में हिलाया। खतीर का उस बच्ची को लाने के इंतजार करते हुए उसने अपनी पिस्तौल को उसके सर पर रखकर कहा था, फूलों को उनके खिलने से पहले ही नोच रहे हो। लानत है तुम्हारे मर्द होने पर। उसने ट्रिगर खींचा और बगैर किसी जज्बात के सरगम ने उसका जिस्म पथरीली रविश पर जमीबोस होते हुए देखा था। हम टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। तुराब ने अचानक एयरपीस पर कहा, हम पहले ही लड़की को बचा चुके हैं। तुम में वो बात नहीं रही। मैं मिशन पर नहीं होता तो जरूर जवाब देता। तुराब की आवाज उसके कान में गुंजी, जिस पर वो मुस्कुराया। जब वो खतीर और बच्ची की तरफ मुतवज्जा हुआ तो उसने किसी भी जख्म के लिए उसको सर से पांव तक देखता और जब कोई नजर नहीं आया तो उसने अपनी बंदूक अपनी पृष्ठ के पीछे छुपा ली। फिर उससे आंखें मिलाने के लिए नीचे झुका। तुम जख्मी हो? बच्ची ने डर कर सर नफी में हिलाया। तुम्हारा नाम क्या है? इकरा। उसने कांपती हुई आवाज में सरगोशी की थी। तुम महफूज हो इकरा। हम तुम्हें एक ऐसी लड़की के पास ले जा रहे हैं जो तुम्हें घर पहुंचने में मदद करेगी, ठीक है? ऐसा नहीं लगता कि बच्ची उसके कहे हुए किसी भी लफ्ज पर यकीन कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने सर अस्पात में हिला दिया। चलो चलते हैं। खतीर ने बच्ची को देखा जो सिर्फ नीलामी के जबले में मलबूस थी, जिसके नीचे से उसकी नन्ही सी टांगें झलक रही थी। फिर खतीर ने अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधे पर डालकर और गाड़ी की जानिब इशारा किया। जब वो गाड़ी के पास पहुंचे तो खतीर उसके साथ बैठ गया, इसलिए कि वो कहीं चलती हुई गाड़ी से कूदने की कोशिश न करे। ये फितरी था कि वो उन पर भरोसा नहीं करेगी। इंजन स्टार्ट करके जब वो गाड़ी एयरपोर्ट से दूर ले गया तो उसने अपना फोन निकालकर मेहरा की मोटरसाइकिल पर ट्रैकिंग डिवाइस चेक किया। इससे पता चल रहा था कि वो शहर से बाहर निकलने वाली शहरा पर है। टारगेट सिक्योर्ड। आवाज की आवाज एयरपीस से आई। मेहरा के सेफ हाउस में मिलो। सरगम ने गाड़ी चलाते हुए जवाब दिया था। आधे घंटे बाद वो घर से महफूज फासले पर एक स्टॉप पर रुके, इसलिए कि वो मेहरा को नहीं डरा दें। आवाज को उनके पीछे आने में मजीद 15 मिनट लगे थे। गाड़ी से बाहर निकलकर वो दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ा। जब उसके पास पहुंचा तो तुराब ने अपनी खिड़की नीचे करके पूछा, क्या हम लड़कियों को नहीं छोड़ रहे? ऐसा लगता तो नहीं है कि कोई है घर में। एक काम करो, इस बच्ची को मेरी गाड़ी में ले आओ। मैं और खतीर मेहरा के यहाँ दूसरी लड़कियों के साथ आने का इंतजार करेंगे। तुम और वाज वापस जाकर रेड की तैयारी शुरू करो। हम लड़कियों के साथ रहेंगे, इन्हें सिर्फ दरवाजे पर नहीं छोड़ सकते। सरगम ने वापस गाड़ी में बैठते हुए कहा। जाहिर सी बात है। खतीर ने इकरा की तरफ देखे बगैर जवाब दिया, जो सदमे से उसे ही घूर रही थी। वाज दूसरी लड़की को ले आया तो इकरा अपने दोस्त को देखकर कुछ नॉर्मल हुई थी। जब वो इंतजार कर रहे थे तो उसके ख्यालात आने वाली रेड की तरफ मुड़ गए। वो कल तुलुए फजर पर रेड करेंगे। लुकमान नियाजी, ये उस आदमी का नाम था जिसका पीछा वो पिछले 1 घंटे से कर रही थी। अपनी मोटरसाइकिल पार्क करने के बाद उसने अपना मास्क पहना और फिर घर की जाने बढ़ी।
दीवार पर चढ़ते हुए वो नीचे झुककर तेजी से एक दरख्त के पीछे हो गई। खामोशी से अपने बैग से 2 रिबन निकाले और फिर हवेली के इर्द गिर्द गार्ड्स की पोजीशन संभाली जगहों को याद कर लिया। लुकमान के पास आधी फौज थी, जिसका मतलब यह था कि उसे जितनी खामोशी से हो सके आगे बढ़ना पड़ेगा। पहली गोली पर यह जगह जंग की मैदान बन जाएगी। अपने चाकू को उसके होल्डर से निकालते हुए उसकी उंगलियां चाकू के गिर्द सख्त हो गई थी और फिर जब घर के पिछले हिस्से की जाने बढ़ी तो नीचे रह रही थी, जहां सामने वाले हिस्से से कम गार्ड्स मौजूद थे। साइड वॉल पर पहुंचकर उसने पाइप और खिड़कियों पर नजर डाली, जिन्हें दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। उसने अपने चाकू का हैंडल को पकड़ा और दूसरी मंजिल तक जाते हुए पाइप को पकड़कर अपनी सांसों को आहिस्ता रखा। जब पाइप के ऊपर पहुंच गई तो उसकी पूरी कोशिश आवाज ना करने की थी। जब दूसरी मंजिल पर पहुंची तो बेसख्त ही किसी बंदर की तरह बालकनी की तरफ झूली। उसने रेलिंग के लोहे की गिर्द उंगलियां मजबूती से जकड़ रखी थी और धीमी सांस खारिज की। फिर उसे अंदर तक हरकत सुनाई दी, एक लड़की की रोने की सिसकियां और फिर कमरे से जोर जोर थप्पड़ की आवाजें आई। आहिस्ता आहिस्ता उसने खुद को ऊपर खींचा, इतना कि जब तक रेलिंग पर चढ़ने के काबिल न हो गई। जल्दी से दीवार पर छलांग लगाकर अपने मुंह से चाकू निकाल लिया। एहतियात से उस वक्त तक आगे की तरफ झुकी जब तक कि उसे शीशे के दरवाजे से कमरे के अंदर का मंजर नजर न आया। लुकमान दोनों लड़कियों के साथ कमरे में अकेला था और फिलहाल वो अपनी कमीज के बटन खोल रहा था। अगर वो अभी हरकत करती तो वो उसे आता देख लेगा और आखिरी चीज जिसकी मेहरा को जरूरत थी वो ये थी कि वो अपने गार्ड्स को आगाह करे वो वहां मौजूद थी। ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके गले को कोई दबा रहा हो। चुपचाप से खड़ी उस मासूम से बच्ची की रुखसार आंसू से भीग चुके थे। उससे कुछ बड़ी नजर आने वाली बच्ची बेतासुर चेहरे के साथ कालीन पर निगाहें जमाए हुए थी। दुनिया में इंसानों की भीड़ के बावजूद इंसानियत नहीं है। बस मैं ही हूँ जो इन मासूम जानों के पास हूँ। लुकमान ने बड़ी बच्ची को थप्पड़ मारा, जिससे छोटी बच्ची डर कर रोने लगी थी। वो सहनी तौर पर उन्हें टॉर्चर कर रहा था। जब उसने छोटी बच्ची पर तवज्जो मरकूज की तो मेहरा आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त तक आगे बढ़ी जब तक कि उसे पकड़ने के काबिल न हो गई। या अल्लाह, दरवाजा लॉक नहीं हो। आहिस्ता से उसने लॉक घुमाया और जब दरवाजा आहिस्ता से खोला तो उसने खामोशी से अल्लाह का शुक्र अदा किया था और तेज कदम उठाती हुई आगे बढ़ती हुई लुकमान के पीछे आई। और इससे पहले कि उसे एहसास होता कि कोई वहां मौजूद था, उसने अपना तेज धार चाकू उसके गले में घोंप दिया। अपना दूसरा हाथ उसने उसके मुंह पर रख दिया था कि उसकी सांसों को बंद कर सके और उसे खत्म करने के लिए उसके दिल में छुरी घोंप दी। मेहरा ने उसके बेजान जिस्म को कालीन पर धकेला और फिर लड़कियों पर निगाह डाली। अपनी खून आलूद उंगलियों अपने होठों पर रखकर उन्हें इशारा किया कि वो शोर न करें। वो अब भी उन्हीं कपड़ों में मलबूस थी जो सद्दाम साहब के आदमियों ने उन्हें नीलामी के लिए पहनाए थे। हाथ पकड़ो और मेरे पीछे रहो, मैं आपको यहाँ से निकालने के लिए आई हूँ। उसने लड़कियों के सामने झुककर सरगोशी की। आप हमारी मदद करेंगी? बड़ी बच्ची ने सरगोशी की तो उनकी निगाहों में उम्मीद नजर आई थी। आप दोनों मेरे पीछे रहना, ठीक है? उसने सर अस्पात में हिलाकर कहा था। इसका हाथ पकड़ो और छोड़ना मत। अगर मुझे चोट लगी तो आप इसे लेकर जितनी जल्दी हो सके भाग जाना। बड़ी बच्ची ने सर अस्पात में हिलाया था। जज्बात उसके चेहरे पर वाज़ेह थे और उसकी आंखें आंसुओं से इस तरह चमक रही थी जैसे कोई खामोश फरियाद हो। आप बहुत बहादुर हैं, आप ये कर सकती हैं, ठीक है? मेहरा ने उसे कुछ हौसला देने की कोशिश कर रही थी। छोटी बच्ची का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए उसने सर अस्पात में हिलाया। फिर उसने अपनी तवज्जो छोटी बच्ची पर मरकूज की। शोर मत करना। उसने जल्दी से सर अस्पात में हिलाया और फिर मेहरा ने कमरे के बाहर की हरकत सुनने के लिए उठकर दरवाजे की जानिब आकर अपने कान लकड़ी से लगाया और फिर दरवाजा खोलने से पहले गहरी सांस खारिज की। कमरे से निकलकर राहदारी पार करते हुए वो लॉन्च में दाखिल हुई थी जहां 2 गार्ड्स मौजूद थे। उसने अपना चाकू एक गार्ड की आंख में घोंपा और फिर दूसरे गार्ड ने उसके कान पर जोरदार मुक्का मारा था। वो जरा सी लड़खड़ाई लेकिन जल्दी संभल गई। फिर उसने अपने दाएं टांग उठाकर अपने बूट की एड़ी को उसके कान पर दे मारा था। लात की वजह से वो सीधा टाइलों पर जा गिरा। बेजान आदमी की आंख से अपना चाकू निकालकर दूसरे के पास गई और उसके गले पर चाकू चला दिया। मेहरा ने खड़े होते ही लड़की की जानिब देखा और लाउंज से नीचे की जानिब बढ़ने लगी। बड़ी बच्ची ने उसके पीछे चलते हुए छोटी को अपने पीछे छुपा लिया था। जीने के पास पहुंचकर वो अपने दिल की धड़कन को पसलियों में महसूस कर सकती थी। एहतियात से पहली मंजिल पर देखने के लिए वो आगे झुकी। जीने के आखिर में 2 गार्ड्स थे। उसने दीवार के पीछे होकर अपना बैग उतारा, जिससे उसने एक साइलेंसर निकालकर अपनी पिस्तौल पर जोड़ा। चंद लम्हों में गहरी सांस और तेजी से धड़कते हुए दिल को पुरसुकून करने की कोशिश करी। फोकस मेहरा।
आहिस्ता से एक सांस खारिज की और फिर हरकत में आई थी। जैसे ही गार्ड्स पर अपना निशाना बना, उसने ट्रिगर खींचा। जिस लम्हे ही पहला गार्ड जमीन बोस हुआ था, तो दूसरा भी इख्तियार ही उसकी सिमत मरने लगा था। उसने उसके मुकम्मल मरने से पहले ही उसके सर में एक गोली मारी थी। जीने उतरते ही उसे बाएं जानिब से भारी कदमों की चाप महसूस हुई और जैसे ही आदमी दिखाई दिए, उसने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था। वो अपने पीछे बच्चों से वाकिफ थी, इसीलिए वो एक के बाद दूसरे गार्ड को मार रही थी। जब उसने अपनी पिस्तौल को दोबारा लोड किया, तो सामने का दरवाज़ा खुला और एक गोली उसके दाएं बाजू के पास से गुजरी थी, लेकिन सामने कोई नहीं था। वो सामने खुले दरवाजे की जानी बढ़ी। उसके हर एक हवास हाई अलर्ट थे। अपने पीछे बच्चों को चेक किया और जब वो घर से बाहर निकले, तो एक पिस्तौल को अपने दाएं हाथ में पकड़े हुए उसने अपने बाएं बूट से दूसरी पिस्तौल निकाली और फिर बाकी गार्ड्स पर फायर खोल दी। एक गोली उसके बाएं कंधे में आकर लगी और तेज दर्द की वजह से उसने दांत पर दांत जमा लिए थे, लेकिन तकलीफ के बावजूद अपनी तवज्जो को खोने नहीं दिया और उस वक्त तक आगे बढ़ती रही थी जब तक आखिरी आदमी मर ना जाए। हमें भागना होगा। अपनी पिस्तौल को नीचे करते हुए उसने लड़कियों को ऊंची आवाज में कहा था, फिर उनको जल्दी से दाखिली दरवाजे की जानी बढ़ाया और खुद ने अपना फोन निकाला। गोलोना को कॉल की। क्या तुम ठीक हो? गोलोना की आवाज में परेशानी वाज़ेह थी। मैं इन्हें बाहर ला रही हूँ, घर के सामने मिलो। ठीक है। कॉल खत्म करते हुए वो सिक्योरिटी रूम की तरफ भागी और दाखिली दरवाजे को खोल दिया। चंद लम्हों बाद गोलोना नजर आई और वो लड़कियों को वैन की जानिब ले गई। गोलोना ड्राइविंग सीट पर बैठी थी जब उसने पिछली नशिश का दरवाज़ा खोला और फिर लड़कियों को अंदर बिठाया था। अब आप महफूज हो। दरवाज़ा बंद करते हुए उसने गाड़ी पर दस्तक दी ताकि गोलोना वहां से चली जाए और फिर वो अपनी मोटरसाइकिल की जानिब भागी। वैन के पीछे चलते हुए वो गोलोना और लड़कियों को वापस सेफ हाउस तक ले गई। घर के बाहर मोटरसाइकिल रोकी तो सुकून का सांस लिया। खुशकिस्मती से कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उसके ख्यालात दूसरी दो लड़कियों की तरफ मुड़ गए थे जिन्हें वो नहीं बचा सकी और अचानक उसे अपने कंधे का दर्द बढ़ता हुआ महसूस हुआ था। जैसे ही वो अपनी मोटरसाइकिल से उतरी और अपने हेलमेट उतारा, सड़क पर हुई हरकत ने उसकी तवज्जो खींच ली थी। वो हेलमेट छोड़कर अगले लम्हे ही अपनी बंदूक निकाल कर तैयार थी। सांस रोके उसने दो लड़कियों को अपनी तरफ भागते हुए देखा था। ओह मेरे खुदाया, उसे जैसे शिद्दत से राहत मिली थी, लेकिन इससे पहले वो आगे बढ़ी इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि लड़कियों के पीछे कोई नहीं था। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? जब गली में कोई नहीं हुआ तो वो लड़कियों की तरफ पलटी। वो अंकल लाए थे, उन्होंने कहा था कि आप घर पहुंचाने में हमारी मदद करेंगी। मेहरा ने सर अस्बात में हिलाते हुए घर की तरफ इशारा किया था। वो अब भी अपने दाएं हाथ पर बंदूक तैयार रखे हुए थी। आओ तुम दोनों को अंदर ले चलूं जहां तुम महफूज होंगी। उसने एक बार फिर खाली गली के इर्द गिर्द देखा और फिर वापस लड़कियों की जानी बढ़ गई। खुदा का शुक्र था, उसकी सोच सिर्फ दो आदमियों तक ले जा रही थी, जरकम और खतीर। जरकम क्यानी ने उसकी मदद की, लेकिन क्यों? शायद इसलिए कि वो उसकी एहसानमंद हो जाएगी और सद्दाम साहब को गिरफ्तार करने में उसकी मदद करे। तमाम लड़कियां गोलोना, रानी और उसके साथ महफूज थीं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जरकम ने उसकी मदद क्यों की। चारों लड़कियों के भयानक जिंदगियों से बच जाने पर उसकी आंखों में शुक्र के आंसू उमड़ाए थे जिन्हें वो सबसे रोके हुए थी। तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।